वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री के बुक का एक्सरसाइज 2 की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सरसाइज 2 आखेटक खास संग्रह से भोजन उत्पादन तक। सबसे पहले आखेटक जानेंगे कि आखेटक क्या होता है। आखेटक मतलब शिकार करना और खास संग्रह मतलब भोजन जमा करना और यह भोजन उत्पादन तक। इस चैप्टर के बारे में हम समझेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है चैप्टर 2 के बारे में, आखेटक खास संग्रह से भोजन उत्पादन तक मतलब यह शिकार करने से संबंधित है। और जैसे कि आदिवासी लोग होते थे वो अपना भोजन जो है वो संग्रह करते थे। जैसे हम भी अपने घर में भोजन को स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि आटा, गेहूँ, चावल, इन सब के बारे में। तो हम जानेंगे कि यह कहाँ से कहाँ तक इसका सफ़र शुरू हुआ, मतलब भोजन कैसे जो है प्रथम बार इंसानों को प्राप्त हुआ और उत्पादन किस तरीके से हुआ, इन सब चीज़ों को जानेंगे। यहाँ पे तुषार की रेल यात्रा के बारे में दिया हुआ है कि तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, बस अब तो इसके कुछ दशक बाद ही आ गए। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास जाने आने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारी नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो जिस तरह तुषार की रेल यात्रा थी, आप भी कभी न कभी रेल यात्रा तो किए ही होंगे अपने जीवन में। तो आप अगर रेल यात्रा पे गए होंगे तो आपने भी अगर खिड़की वाली सीट पर बैठा होगा तो देखा होगा बाहर का नज़ारा कि जो चीज़ें होती हैं वो पीछे छूटती चली, जैसे कि पेड़, घर, नदी, कुछ भी जितना भी कुछ रहता है वो पीछे चला जाता है और हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके भी दिमाग में आते होंगे कि अगर मतलब जो ट्रेन है, जो रेलगाड़ी है, उसका अगर आविष्कार 150 वर्ष पहले हुआ था तो अगर 150 वर्ष पहले से यह रेलगाड़ी नहीं थी तो लोग किस तरीके से आन जान किया करते थे, मतलब किस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह जाया करते। तो इसका बहुत सीधा सा आंसर आपके पास भी होगा कि वे या तो सवारी के द्वारा या आपको बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी या किसी भी तरीके से वो जाया करते थे। तब तक ये चीज़ों का आविष्कार हो चुका था। अगर उनका भी आविष्कार नहीं हुआ था तो उससे पहले जो है वो लोग जानवरों की सवारी करके जाते थे, पैदल यात्रा करते थे। ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमने जाना। आगे बढ़ेंगे, आरंभिक मानव के बारे में जानेंगे कि सबसे पहले जब मानव धरती पर आया था तो उसका जीवन मतलब कैसा था, वो इधर उधर क्यों घूमता था। तो हमने फर्स्ट चैप्टर जब अच्छे से पढ़ा था तो हमने ये जाना था कि जो मानव इधर उधर घूमते थे वो खाने की तलाश में घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खास संग्रह के नाम से जानते हैं और भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम उसे नाम से पुकारते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों और चिड़ियों को पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा करते थे और आखेटक खास संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह था कि अगर वे किसी एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे और इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन, मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी उनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तो इस बात को हम समझते हैं कि आरंभिक मानव जो वो इधर उधर इसलिए जाया करते थे क्योंकि उनका सबसे बड़ा कारण क्या था, भोजन की तलाश में इधर उधर जाना। जिस समय आदि मानव धरती पर आया था तो उस समय उतनी ज़्यादा उसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, तो जितना वो समझ सकता था उसके आधार पर वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता था। क्योंकि खाद जो जमा किया जाता है भोजन, वो उतने पास उनकी बुद्धि तीव्र शक्ति से काम नहीं करती थी कि वे क्या कर सके, मतलब भोजन को किस तरीके से स्टोर कर सके। तो खाने की तलाश में वो इधर उधर घूमा करते थे। जैसे अगर उनको मतलब कोई फल बीज वगैरह चाहिए तो वो एक स्थान पर उन्हें मिल जाता और उस स्थान पे खाने के बाद वो ख़त्म हो जाता तो वो क्या करते, दूसरे स्थान पर जाकर उसे खाते थे या फिर खोजते थे अपने परिवार के लिए। उसके अलावा जो है शिकार करने के व्यू से वो क्या करते, जब भी इन्हें शिकार करना होता था तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे शिकार की खोज में।
ताकि जब भी जानवर कहीं जाते तो उनके पीछे पीछे जो है जानवरों के पीछे पीछे ही आदि मानव चले जाते थे भोजन की तलाश में। तो हमने जाना कि आरंभिक मानव जो थे वो इधर उधर क्यों घूमते थे, तो भोजन की तलाश में घूमते थे। तीसरा कारण था कि पेड़ और पौधों में फूल अलग अलग मौसम में आता था, इसलिए लोग उनकी तलाश के लिए उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। और चौथा कारण था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीना संभव नहीं है और पानी झरनों तथा नदियों में ही मिलता था। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता था, कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता था, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बने लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। तो हमने 2 कारण ऊपर पढ़े। इसका तीसरा कारण था फल फूल के भी तलाश में, क्योंकि इंसान जो है वो उस समय जानवरों की ही तरह था, तो उन्हें जो भी फूल फल मिल जाता था खाने के लिए वो उसी की तलाश में जाता था। तो जिस स्थान पर उन्हें ज़्यादा फल या फूल मिलता था वो उसी स्थान का दौरा करने के लिए निकल पड़ते थे। और चौथा कारण क्या था, पानी, क्योंकि ज़्यादातर उस समय मौसम का प्रभाव अच्छा रहता था, तो पानी के कारण जो नदियाँ या मतलब जलाशय नहीं सूखते थे। लेकिन अगर कहीं कहीं सूख जाते और उन्हें पानी नहीं मिलता तो वो पानी की तलाश में भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातात्विकों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आर्किटेक्ट खास संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पैरों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते हैं। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता है। अब हम इसे समझेंगे कि आरंभिक मानव के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है। मान लीजिए कि अभी हमारे पास बहुत तरीके के औजार दिखते हैं, हथौड़ी, कुल्हाड़ी, छेनी और भी बहुत सारे ऐसे हथियार जिसे हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। लेकिन जब कभी भी इन औजारों का आविष्कार नहीं हुआ था तो आदि मानव क्या किया करते थे, वो लकड़ी और हड्डियों के हथियार बनाते थे, उनसे ही ये खुदाई वगैरह करते थे या जंगली जानवरों का शिकार करते थे। आगे आपको चित्र में भी दिखेंगे। तो ये उन चीज़ों का प्रयोग करते थे जैसे कि उस समय अगर मानव ने खेती करना सीख लिया था तो लकड़ी और हड्डियों के मतलब औजार से ही वो खुदाई करते थे। उसके अलावा जो है अपने प्रियजनों को दफनाने के लिए भी उसका प्रयोग करते थे, खुदाई करने के लिए। फिर जानवरों का शिकार करने के लिए भाला वगैरह बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते थे। मांस उतारने के लिए, खाल उतारने के लिए भी इन हथियारों का प्रयोग किया जाता था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा है, पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं साइड किया गया है, जो कि इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया था। मतलब इस तरीके का हथियार जो है वो जड़ों को खोदने के लिए किए जाते थे। और जो दाएं साइड दिखाया जा रहा है वो जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो इस तरीके से दोनों औजार जो है उनका उपयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। ऐसे बहुत सारे औजार भी थे जिनका उपयोग मानव करता था। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 देखना है और लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पे आर्किटेक्ट खास संग्रहों के होने के प्रमाण मिलते हैं। इनके अलावे भी और कई स्थानों पर आर्किटेक्ट खास संग्रह रहते थे और मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो शुरुआत में तो आदि मानव घूमा करता था, यहाँ से वहाँ जाया करता था, लेकिन धीरे धीरे मानव ने एक स्थान पर रहना सीख लिया था। इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण था खेती करना। जब मनुष्य ने खेती करना सीख लिया तो वो उस स्थान को ढूंढता था जिस स्थान पे पानी और मिट्टी की सुविधा हो, वहीं पे वो अपना घर बना के रहता और वहीं पे खेती करता। हमने पहले अध्याय में भी इसके बारे में जानकारी ली थी। तो मनुष्य ने खेती करना कैसे सीखा? बहुत समय तक मनुष्य इधर से उधर तलाश में, भोजनों की तलाश में इधर उधर जाया करता था। भोजन की तलाश में जाने के कारण वो फल वगैरह खाया करता था और बीजों को भी खा जाया करता। लेकिन कुछ बीज जो बच गए या गिर गए तो उस स्थानों पे देखा मानव ने कि मतलब वहाँ पे पेड़ आ गया है, तो इस तरीके से उन्हें खेती का ज्ञान हुआ था। अब हम मानचित्र देखेंगे कि किस स्थान पर जो है यहाँ पे मानव रहा करते थे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा पासनिक, पूरा स्थल जो रेड कलर का है ये पूरा पासनिक है, और ब्लू कलर से जो वो नवपासनिक है, और हरे कलर से जो वो महापासनिक है, और ये जो मतलब आपको त्रिकोण पर्पल कलर का दिख रहा है ये आरंभिक गांव है, और ये स्टार वाला जो है वो आधुनिक शहर है। तो हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे आप देखो पूरा पासनिक आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए ये पूरा पासनिक है, ये भी पूरा पासनिक है, और ये जो है हल्लूर ये आपको नवपासनिक है। उसके बाद पेमल्ली भी आपको क्या कहते हैं नवपासनिक है। कोल्डीवा, महड़गढ़ ये सब क्या है, और दाउजोली, हेडिंग ये सब क्या है आपको, तो ये नवपाषाणिक काल है। उसके बाद भी अगर हम देखने का प्रयास करते हैं तो आगे जाके आप अगर ग्रीन वाला देखें तो ये महापाषाणिक पूरा स्थल है। ब्रह्मगिरी हो गया, आदि चन्नूरड़ हो गया। उसके बाद आपको ये बहुत कम थे। उसके बाद फिर आरंभिक गांव जो है, अभी के गांव, ये इनाम गांव,
में बसे पड़े थे, अभी की तरह दिखने वाले गांव। और आधुनिक शहर जो है ये कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, ये सारे जो है आधुनिक शहर हैं जहाँ पे मानव आपको बसता हुआ दिखता है। तो अपने मानचित्र के द्वारा जाना कि मानव कहाँ पे बसा करते थे। ज़्यादातर वो स्थान नदियों के किनारे ही हुआ करते थे। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पे अधिक पत्थर मिल सके। इसलिए मानव भी उन स्थानों को खोजता था जहाँ पे उन्हें पत्थर ज़्यादा मिल सके ताकि वो हथियार वगैरह बना सके। यहाँ पे एक चित्र है जिसको शैल चित्र कहा गया है। इससे हमें क्या पता चलता है, ये एक शैल चित्र है। ये उन गुफाओं में लोग रहते थे जिनमें से कुछ दीवारों पर ऐसे चित्र मिले। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र से हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया। यहाँ पे आप देखें, ये आपको जो है मानव की तरह दिख रहा है, ये जानवर की तरह दिख रहा है। इंसान इसके पीछे भाग रहा है शिकार की तलाश में। अब है भीमबेटका, यह आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं जहाँ पे लोग इन गुफाओं में रहा करते थे और यहाँ पे उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? मतलब भीमबेटका एक गुफा है जो कि अभी आपको मध्य प्रदेश में दिख जाएगा, आधुनिक मध्य प्रदेश में। यहाँ पे इस भीमबेटका गुफा में बहुत सारे चित्र देखने को मिलेंगे आपको, जानवरों के, इंसानों के, और भी बहुत तरीके के चित्र देखने को मिलेंगे। अगर आपको कभी जाने का मौका मिलता है तो आप अवश्य जाएं और इतिहास को जानने का भी प्रयास करें। तो यहाँ पे जो मानव है वो बारिश, धूप और हवाओं से मतलब उन्हें यहाँ राहत मिलती थी। कैसे हम अपने घर में रहते हैं, हमें भी धूप, वर्षा से आदि से मतलब बचाव होता है, इसी तरीके से इन्हें गुफाओं से भी इन चीज़ों से बचाव हुआ करता था और जंगली जानवरों से भी। ये जो चित्र है यहाँ पे आप देखिए, एक चित्र दिया हुआ है पत्थर का, एक गुफा ही टाइप का है। हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरा स्थल उस स्थानों को कहते थे जहाँ पे औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले। अगर आपसे कोई पूछे कि पूरा स्थल क्या होता है, तो पूरा स्थल हम उन स्थानों को कहते हैं जहाँ पे औजार, बर्तन और इमारत जैसी अवशेष खुदाई करने पे मिलती है। यहाँ पर निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे वहीं छोड़कर चले गए। ये ज़मीन के ऊपर कभी कभी दिखते हैं, कभी पानी के अंदर, कभी समुद्र तल में। और इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में डिटेल में जानकारी मिलेगी। अब जानेंगे आग की खोज। हमने जब फर्स्ट अध्याय पढ़ा था, आपने अगर फर्स्ट अध्याय नहीं देखा है तो आप आई बटन पर इस थ्योरी को देख सकते हैं। आप अगर वहाँ देखेंगे तो मैंने आपको आग के बारे में अच्छे से समझा था कि आग का आविष्कार किस तरीके से हुआ था। जिस समय मानव जंगलों में रहा करता था तो मतलब हुआ क्या था कि वहाँ पे कभी कभी प्राकृतिक आपदा जैसी चीज़ें होती थी, जैसे कि बिजली का कड़कना वगैरह। तो इनके कड़कने से क्या हुआ ना कि एक बार टहनी से टहनी टकराने पे पूरी जंगलों में आग लग गई थी और वहाँ पे जितने भी जानवर थे वो जल गए थे। तो यहाँ से उन्हें दो चीज़ सीखने को मिला। एक तो आग जलाना उन्होंने सीखा, दूसरा वो जब वो कच्चा मांस खाया करते थे, अब उन्हें पका हुआ मांस अच्छा लगने लगा तो वो पका हुआ मांस खाते थे। फिर मनुष्य ने क्या किया, उन्होंने देखा पत्थर के पत्थर टकराने से भी आग निकलता, तो बार बार प्रयास से उन्हें यह सफलता मिली और इस तरीके से उन्होंने आग का आविष्कार सीख लिया। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढना है, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोगों ने आग जलाना सीख लिया था। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए होता होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और जानवरों को दूर भगाने के लिए, क्योंकि जानवर भी जो है वो इससे दूर भागा करते थे। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि हम जिस काल में, आपने ऊपर जो है 2-3 शब्द देखे होंगे, जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं पुरापाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक। इन सब के बारे में जानेंगे। और आधुनिक के बारे में तो जानते हैं, जैसे कि अभी का नगर, और आधुनिक ग्राम जैसे कि अभी का गाँव। तो हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उसे बड़े बड़े नाम दिए। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं, मतलब शुरू का जो आरंभिक काल है उसका नाम है पुरापाषाण। इसका नाम इसलिए पूरा पाषाण पड़ा है क्योंकि यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, पूरा यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख से पहले 12,000 साल पहले के दौरान बना था। मतलब पूरा पाषाण काल को आप 12,000 साल पहले जान सकते हैं। और इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। तो यह 3 भागों में विभाजित है और मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। और जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं ना, उसे हम मतलब जिस काल में कुछ भी बदलाव हुआ था पर्यावरण में, जैसे कि मानव ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी, आग जलाना या फिर खेती करना, तो वैसा काल जिसको मेसोलिथ बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे पर्यावरणीय बदलाव काफ़ी ज़्यादा हुए थे। इसे मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका लगभग साल जो है वो 12,000 साल से लेके 10,000 साल पहले तक माना गया है। और इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इसे माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण भी कहते हैं। इसे माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। और इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियां के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ
पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते थे। तो मध्य पाषाण युग में भी हथियार बनाए गए थे हड्डियों के, लकड़ियों के। अगले युग की शुरुआत जो है 10,000 साल पहले से होती है, जिसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब होता है हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, जिसे अगले अध्याय में हमें अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इसके क्या नाम रहे होंगे। मतलब नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और पूरा पाषाण काल में जो है अभी जिस तरीके से शहरों के नाम है उनको पहले क्या बोला जाता था, ये सब चीज़ें जो है हम जानेंगे। उसके बाद है बदलती वायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके कारण परिणाम स्वरूप घास वाले मैदान बनने के लिए जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ गई, जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तब लोग इस जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचते होंगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। अब जिस समय इंसान मतलब धरती पर आया था तो वो सब तरीके का मांस खा जाया करता था, लेकिन धीरे धीरे इंसान इन चीज़ों में फ़र्क करने लगा। अब वो जानवरों को पालना सीख चुका था, क्योंकि 12,000 वर्ष पहले जो है धरती में बहुत सारी परिवर्तनें आने लगी, घास उगने लगी, जिससे ये शाकाहारी जानवर खाकर जीवित रहते थे। तो मनुष्य ने अपनी सुख सुविधा के अनुसार जो है अब जानवरों को पालना शुरू कर दिया था, और इसी समय जो है अब वो मछलियों को भी पालने लगा और मछली को भी खाना शुरू कर दिया था। अब जानेंगे खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिला और पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा, और साथ ही साथ वे सीखने लगे होंगे कि यहाँ पे अनाज कैसे उगता है और कब पककर तैयार होता है। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा, और इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा खाकर जानवरों को आकर्षित करके उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जानवर जंगली को पालतू बनाया वह था कुत्ते का जंगली पूर्वज। धीरे धीरे लोगों ने भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे, और ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर ये लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते थे, और इस तरीके से धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। तो जिस समय आदमी ने खेती करना धीरे धीरे सीख लिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसे बीज से खेती की जानकारी मिली थी, तो अब धीरे धीरे खेती के ज्ञान के बाद ये समझ गए कि किस मौसम में किस फल को और किस सब्जी को उगाया जाता है। धीरे धीरे इनमें यह ज्ञान विकसित होने लगा था, और इस तरीके से ये खेती करना भी सीख चुके थे। अब बात आती है पशुपालन की। धीरे धीरे इन्होंने पशु सभी पालना शुरू कर दिया था, जिसमें मुख्य रूप से सबसे पहला पशु जिसे इन्होंने पाला था वो था कुत्ता। तो कुत्ता को इन्होंने सर्वप्रथम पाला, उसके बाद भैंस, बैल, बकरी इत्यादि सबको वे पालना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस स्थान पर वे रहते थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घास वगैरह होता था, तो उन स्थानों पर घास खाने वाले जानवर झुंड में आया करते थे। इसलिए धीरे धीरे इन्होंने अपने मतलब पशुओं को भी पालतू बनाया और पालने लगे। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा उगाए जाने वाले जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया, और अपनाए गए पौधों या जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह से यह बसने की क्रिया में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। जैसे कि बसने की प्रक्रिया का मतलब है कि इंसान ने जब खेती करना सीख लिया था और पशुपालन करना सीख लिया था, तब जो दुनिया बसनी शुरू हुई उसी को बसने की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। और उसी के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनके बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते, साथ ही जिनकी मजबूत ठंडले अनाज के पके दानों का भार संभाल सके। ऐसा पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता ताकि फिर से उन्हें उगाने के लिए गुण सुरक्षित रख सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देख सकते हैं कि पाले गए तथा कृषि गए अपनाए गए पौधों के जंगली जानवरों में पौधों से धीरे धीरे भिन्न हो गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग जो है वो छोटे होते थे। यहाँ पे आपको दो चित्र दिखाया जा रहा है, ये पालतू जानवर का और ये जंगली जानवर का दांत है, क्योंकि पालतू जानवर के दांत छोटे होते थे और जंगली जानवर के दांत बड़े होते थे। और इन दांतों को देखो, इनमें से कौन जंगली और कौन जंगली सूअर का है और कौन पालतू सूअर का। ये पालतू सूअर का और ये जंगली सूअर का। आप इसमें आसानी से अंतर कर सकते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यही करीब 12,000 पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से कृषि के लिए अपनाई गई, और सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ और जौ आते हैं, और इसी तरह सबसे पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते और बाद में भेड़ और बकरियाँ आते हैं। अब इसे हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है।
यहाँ पे जो है आपको बताया जा रहा है पौधों के बारे में कि जब इंसान ने बसना सीख लिया था ना, तब वो पौधों को और मतलब जानवरों को जो है वो पौधों को सींचने लगा था और जानवरों को पालने लगा था। तो अब उसे यह इस बात का ज्ञान हो चुका था कि कौन सा बीज जो है, जो मोटा अन्न होता है, मोटे अनाज के दाने होते हैं, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे और कौन जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगे। तो अब धीरे धीरे उन्होंने पालतू पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो जंगली जानवर की तरह नहीं होते थे, नहीं उन्हें नुकसान पहुंचाते थे, बल्कि उनकी रक्षा करते थे और खेती वगैरह में भी काम आते थे। तो मनुष्य ने इन चीज़ों को समझना शुरू कर दिया और बसने की प्रक्रिया के दौरान इन चीज़ों से उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होने लगा। तो हमने आज जो है अभी वीडियो का पार्ट 1 यहीं तक देखा है और इस वीडियो को हम यहीं अभी बंद करते हैं। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही इसे दोस्तों में भी बहुत ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने इस वीडियो के पार्ट 2 में। थैंक यू।